हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे आप लोग? तो आज मैं जिस मैंगो का एक्सप्लेन करने वाली हूँ उसका नाम है इमोर्टिलिटी। एपिसोड की शुरुआत में हमें लॉन्ग एंड रिवर को दिखाया जाता है, जहाँ पर हम कुछ लोगों को देखते हैं जो कि नदी की ओर देख रहे होते हैं। तभी हमें एक मार्क्समैन को दिखाया जाता है जो कि निबुला सीड का होता है। इसका नाम होता है वाई हीचन। हीचन कहता है कि वाई फैमिली बहुत ज्यादा चालाक है। वो 9 आर्टिफैक्ट पिल्स और ड्रैगन आचरण पेंटिंग है, वो दोनों को एक साथ हासिल करना चाहते हैं। वो किसी को मारते हुए कहता है कि तुम लोग तो दूसरों को हक का चीज छीन के उनको खाने में बहुत ज्यादा माहिर हो चुके हो। तभी हमें एक ओल्ड इंसान को दिखाया जाता है जो कि 9th लेवल कल्टीवेटर होता है। वो कहता है कि मेरे लेवल का ये बंदा नहीं है। मैंने अपनी सारी कोशिश करके देख लिया, लेकिन मैं इसको हरा नहीं पा रहा हूँ। ये तो 10 लेवल का है और मैंने अपने फुल पावर से इसको मारने की कोशिश किया, लेकिन इसका तो बाल भी बाका नहीं हुआ। मैं 9 लेवल का फिजिकल स्ट्रेंथ मास्टर हूँ और वो 10 लेवल का कल्टीवेटर। मुझसे और उससे जमीन आसमान का फर्क है। मैं उसके साथ किसी भी हालत में जीत नहीं सकता। और ये बंदा फैंग फैमिली का होता है। इसका नाम होता है जेसान। जेसान अनाउंसमेंट कर देता है कि जो भी इस बंदे को हीचैन को मार देगा, उसको फैंग फैमिली की तरफ से उसको बहुत बड़ा रिवॉर्ड दिया जाएगा। हीचैन हंसते हुए कहता है, जेसान, ये बोलना बहुत ज्यादा आसान है, लेकिन फैंग फैमिली मेरा बाल भी बाका नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने जो आर्मर पहन रखा है वो 5 हॉर्स के ताकत के बराबर है। और इस दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो कि मुझे यहाँ पर रुका सकता है। यहाँ पर कोई अगर मुझे रोक सकता है तो यहाँ पर कोई पैदा ही नहीं हुआ अभी तक। फिर वो वहाँ से बिजली की रफ्तार से जाने लगता है और कहता है कि मैं तुम्हारा फेस को जरूर याद रखूंगा और अगली बार जब मैं आऊंगा तब मैं तुम्हें यहाँ से मार कर सीधा यमलोक पहुँचा दूंगा। कोई हीचैन को आवाज लगाता है और कहता है कि तुम तो अभी यहीं पर हो, क्यों ना तुम यहीं पर रहकर फाइट कर लो, दो हाथ। हीचैन रुक जाता है, कहता है कौन है वहाँ पर, सामने आओ मेरे। आसपास के जितने सारे लोग रहते हैं जो कि फाइट देख रहे होते हैं, वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। एशियन सीट की फर्स्ट लेडी जो कि बहुत ज्यादा ताकतवर है, किंगसू जेसान को कहती है कि अंकल, आप इस मैटर को मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं ये सारा काम खुद अकेले ही कर लूंगी, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। हीचैन इसकी बातें सुन के बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि तुम्हारे ऊपर सब मैटर छोड़ दे, मतलब तुम के मेरे को नल्ला समझ रही हो या फिर मुझे कमजोर समझ रही हो जो तुम इतनी बड़ी बात मुझे बोल रही हो। किंगसू हीचैन को आते देख ज्यादा कुछ नहीं करती। वो अपना पावर का एक छोटा सा मैजिक यूज करती है, जिसे देखने के बाद हीचैन को तो होश ही उड़ जाते हैं। वो कहता है कि इसने तो ज्यादा कुछ किया ही नहीं, बस इसने अपने पावर को थोड़ा सा व्हील करके एक नॉर्मल सा मैजिक किया, जिस बदौलत मेरी सारे पावर जो थी वो मेल्ट होके नीचे गिर गई। ये कैसे हो सकता है? किंगसू तब अपना फुल पावर दिखाती है, जिसे देखने के बाद हीचैन कहता है कि इसका मतलब है कि इसने अपने फिजिकल स्ट्रेंथ का जो सीक्रेट पावर था, इसने उसको बहुत ज्यादा मास्टर कर लिया अपने कल्टीवेशन के थ्रू। वरना ये पापा की पड़ी इतना ज्यादा स्ट्रेंथ लेवल का पावर कैसे यूज कर सकती थी। फिर हमें इन दोनों के बीच का लड़ाई दिखाया जाता है और फिर हमें कहा जाता है कि एक बार अगर किसी ने अपने फिजिकल स्ट्रेंथ का मैजिक पावर का यूज करते हुए उसको अगर एडवांस लेवल कर सीक्रेट पावर यूज कर लिया और वो अपने पावर को बहुत ज्यादा अगर बिल्ड कर लिया, तो उसे कोई नहीं रोक सकता। और जितना ज्यादा वो अपने कल्टीवेशन को यूज करता रहेगा और जितना ज्यादा प्रैक्टिस करता रहेगा, उसका स्ट्रेंथ पावर और ज्यादा बढ़ता ही रहेगा। हीचैन अपनी जान बचा वहाँ से भाग रहा होता है। वो कह रहा होता है कि बहुत साल पहले मैंने अपने स्ट्रेंथ पावर को कल्टीवेशन करके मास्टर कर लिया था और इस फिजिकल सीट का जो स्ट्रेंथ पावर है, इसको मैं आराम से तोड़ सकता था, लेकिन धीरे धीरे टाइम के साथ वक्त बीतता गया और मैं एक कल्टीवेशन का जो लेवल था, सीट का लेवल, वो मैं भूलता गया, जिससे मुझे बहुत ज्यादा नुकसान हो रहे इस टाइम पर। दूसरी तरफ हम किंगसू को देखते हैं जो कि अपना फिजिकल सीट पावर का यूज करती है और हीचैन को ऊपर दे मारती है। हीचैन वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो किंगसू के अटैक से नहीं बच पाता और जिससे उसे 440 वोल्ट का एक झटका महसूस होता है। किंगसू की अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होती है जिससे हीचैन झेल नहीं पाता और जाके वो सीधा रिवर के नीचे गिरता है। यहाँ पर किंगसू बहुत ज्यादा गुस्से में होती है। वो कह रही होती है कि तुम अब भाग नहीं सकते, तुमने मेरे आम लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है और तुमने उनको बहुत ज्यादा तकलीफ दिया है, लेकिन अब तुम यहाँ से किसी भी हालत में भाग नहीं सकते, अब तुम्हें यहाँ पर मरना ही होगा, अब ये तुम्हारा लास्ट टाइम है जिंदा रहने का। फिर वो ड्रैगन आचरण पेंट का समन करती है,
जिसे देखकर आसपास के लोग शॉक हो जाते कि ड्रैगन आचरण फ्रेंड। फिर वो ड्रैगन आचरण फ्रेंड का यूज करते हुए और ड्रैगन का समन करने लगती है, जिसके थोड़ी देर बाद ही वहाँ पर ड्रैगन अपीयरेंस हो जाता है। किंगसू कहती है कि जब भी मैं अपना मैजिक यूज करते हुए ड्रैगन आचरण फ्रेंड का यूज करूंगी तभी ये ड्रैगन यहाँ पर हाजिर हो जाएगा फुल दुगना पावर के साथ। और इस ड्रैगन का काम है कि अपने मास्टर को प्रोटेक्ट करना। दूसरी पल हम देखते हैं कि हीचन पानी से उठ के जाकर जमीन पर पड़ा होता है। किंगसू ने किया होता है। वो कह रहे होते हैं कि इस ड्रैगन में इतना ज्यादा ताकत है कि ये खजाने से कम नहीं होता है और ये पलक झपकाते ये 300 से ज्यादा भी लोगों से घूम के आ सकता है। फिर हमें कुछ समय पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़का बहुत ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग कर रहा होता है। इसका नाम होता है फेंग हान, जो कि हान फैमिली का इकलौता वारिस है। ऊपर जो लाइटनिंग चमक रही होती है उसे देखने के बाद इस शौक में पड़ जाते हैं। वो कह रहा होता है कि ऊपर चल क्या रहा है और एक कौन सी बलाब आने वाली है। फिर वो कुछ देर सोचने के बाद कहता है कि नहीं, इन सब चीजों में और इन सब मामलों में पढ़ के मेरा कोई फायदा नहीं होने वाला। मुझे अभी सबसे जरूरी काम करना है, जो कि है मेरा ट्रेनिंग। अभी के लिए मेरा सबसे बड़ा काम है कि अब मैं अपनी ट्रेनिंग को बहुत ज्यादा से ज्यादा हार्ड करूँ और ज्यादा से ज्यादा अपने स्ट्रेंथ का पावरफुल करूँ और मेरे कल्टीवेशन लेवल का भी कुछ करना पड़ेगा, वरना ऐसे तो मैं कहीं पर भी जाऊंगा तो निकम्मों की तरह हार जाऊंगा। इससे अच्छा है कि मैं दूसरी चीजों में ध्यान ना देते हुए मैं अपना काम पर पूरा फोकस करूं। फिर वो फुल फोकस के साथ अपना ट्रेनिंग स्टार्ट कर जाता है और कहता है कि मैं इतना ज़्यादा प्रैक्टिस करूंगा ताकि कोई भी अगर मुसीबत मेरे सामने आए तो मुझे भीख मांगने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं लड़ाई करके आराम से निकल सकता हूँ वहाँ से। तभी वो प्रैक्टिस करते करते नीचे गिर जाता है और कहता है कि इससे अच्छा मुझे तो और ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, वरना मैं तो एक सर्वेंट की तरह लोगों की उम्मीदों पर काम करते रह जाऊंगा और मेरा कुछ नहीं हो सकता। तभी उसकी नज़र पानी में पड़े हुए हीचन की तरफ जाती है, जिसके बॉडी से अभी भी कियांगसू की दी हुई झटका दौड़ रहा होता है और वो उसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो रखी होती है। फेंग हान इसको देख के बहुत ज़्यादा डर जाता है। वो कहता है क्या ये कोई कॉप्स तो नहीं है, मतलब कोई जासूस वगैरह तो नहीं है ना। लेकिन फिर वो सोचता है, वो कहता है क्या पता मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन अभी भी ये जिंदा है, इसका मतलब ये है कि मैं इसको अभी बचा सकता हूँ। बेटे फेंग हान, अपने डर को साइड में रख और इसको जाके बचा, क्या पता अभी भी ये जिंदा है, कब तक ये रह सकता है। इससे अच्छा है डरने की जगह मैं इसकी जान ही बचा देता हूँ। हीचन की तरफ हाथ बढ़ाते हुए फेंग हान सोचता है कि इसकी बॉडी से अभी भी बहुत ज़्यादा लाइट चमक रही है, इसका मतलब ये हो सकता है कि ये बंदा अभी भी जिंदा नहीं हो सकता, क्योंकि इतने ज़्यादा बिजली के जोरदार झटके के बावजूद कोई इंसान जिंदा तो बिल्कुल नहीं रह सकता। हीचेन को टच करने से पहले ही फेंग हान दूर जाकर गिरता है, जिससे उसे कुछ समझ में नहीं आता। वो कहता है कि मेरे साथ अभी अभी क्या हुआ, और फेंग हान की माथे के ऊपर से एक रोशनी बाहर निकलने लगती है, जिसे देखने के बाद तो फेंग हान की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है और उसके कान में बहुत जोर जोर से आवाज आने लगती है, जिसे उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। वो कह रहा होता है कि मेरे साथ अभी क्या हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा और मैं अभी करूँ तो करूँ क्या, क्योंकि मुझे बहुत तेजी से आवाजें आ रही है, जिससे मेरा सर अभी अभी फट के ऐसा लग रहा है कि बाहर निकल जाएगा। मेरी बॉडी इतनी ज़्यादा पेन हो रही है और मेरा सर ऐसा लग रहा है कि अभी अभी ब्लास्ट हो जाएगा। मैं पूरा फोकस कर रहा हूँ अपने कल्टीवेशन, अपनी बॉडी को ठीक करने में, लेकिन मेरे से नहीं हो रहा। मेरा सर अभी लग रहा है कि अभी के अभी फट जाएगा, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर हम देखते हैं फेंग हान फोकस करने के बाद उसको अपनी मॉम की याद आती है, जिस दौरान उसकी मॉम उससे कह रही होती है कि फेंग हान कोशिश करो कि तुम बहुत ज़्यादा ताकतवर बन जाओगे, तुम ऐसे ही हार नहीं मान सकते, तुम कोशिश करो, तुम सब कुछ कर सकते हैं, तुम्हें अपनी मॉम से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनना है। याद रखना तुम्हारी मॉम तुम्हें छोड़ के चली गई है, लेकिन तुम अभी भी कोशिश कर सकते हो, मेरी तरह हार बिल्कुल मत मानना। याद रखना तुम्हें बहुत ज़्यादा ताकतवर बनना है, तुम्हें अपने कल्टीवेशन को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है और तुम बहुत ज़्यादा मेहनत कर सकते हो, मुझे पता है तुम ये कर सकते हो, तुम अपनी मॉम की तरह हार मत मानना। फेंग हान अपनी मॉम को याद करके बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है और कहता है कि मॉम आप चिंता बिल्कुल मत करना, मैं हार बिल्कुल नहीं मारने वाला, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर वो जोर से चिल्लाते हुए उठ जाता है।
फेरो उठ के खड़ा हो जाता है और कहता है कि मैं अभी कहाँ हूँ। और फेरो कहता है कि फेंग जिंगजन, तुम यहाँ पर पैदा हुए हो बिना एबिलिटीज़ के साथ, बिना कल्टीवेशन का एबिलिटीज़ के साथ। ये तुम्हारी चॉइस है कि तुम एक ह्यूमन और एक आम इंसानों के बीच रहना चाहते हो। लेकिन मैं स्ट्रॉन्ग बनूंगा और मैं सबसे ज़्यादा ताकतवर भी बनूंगा, लेकिन ये मेरा चॉइस होगा। फेंग जेनिंग, जो कि फेंग हान के डैड होते हैं, और उसकी मादा जेनिन, फेंग हान की मॉम उसको लेकर उसके डैड के यहाँ से छोड़ के चली जाती है, क्योंकि उसके डैड कुछ अलग तरह के इंसान थे। उनके पास कोई एबिलिटीज नहीं थी और वो एक आम इंसान थे, और उनको बस अपने प्रॉपर्टी से और अपने किंगडम से मतलब था। फेंग हान की मॉम जब फेंग हान को लेकर उसके डैड के यहाँ से आ रही होती है, उसके डैड उसको धमकी दे रहे थे कि अगर तुम ये घर छोड़ के जाओगी तो याद रखना, तुम मरो या फिर जियो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, और कभी भी इस घर में कदम दोबारा से मत रखना। जब उसके डैड उसकी मॉम को रोक रहे होते हैं, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ चल रही होती है, लेकिन उसकी मॉम उसकी बात नहीं सुनती उसकी डैड की, और वो बाहर आ जाती है। इसलिए कुछ दिन बाद ही यहाँ पर बहुत ज़्यादा लड़ाई चालू हो जाती है। स्टार्ट होने के बाद लड़ाई, जो फेंग की मॉम होती है वो घायल हो जाती है और फेंग को कहती है कि यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा सेल्फिश है, यहाँ के लोग बस अपने कल्टीवेशन से मतलब रखते हैं, तुम जियो या फिर मरो इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, तुम यहाँ से भाग जाओ और भाग के अपने डैड के पास जाओ, फेंग फैमिली के पास, वो तुम्हारी हेल्प करेंगे। लेकिन यहाँ पर तुम बिल्कुल मत रुकना, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा सेल्फिश है और तुम्हें अपने सेल्फिशनेस के दौर पर तुम्हें मार भी सकते हैं, तो तुम जाओ यहाँ से, भाग जाओ। फिर ना चाहते हुए भी हांग फेंग को अपने डैड के यहाँ पर यानी कि फेंग फैमिली के पास जाना पड़ता है, और वो अपने डैड से यानी कि वहाँ के जो किंगडम के राजा थे उनसे कहता है कि मैं यहाँ पर रहना चाहता हूँ, और यहाँ पर रहने के लिए मैं आप लोगों के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, आप लोग जो चाहें वो मुझसे करवा सकते हैं। और इसके बाद जो हांग फेंग रहता है, फेंगन, वो अपनी आइडेंटिटी नहीं बताता कि मैं फेंग फैमिली का इकलौता वारिस हूँ। फेंगन यहाँ पर कुछ बड़ा प्लान कर रहा होता है, क्योंकि वो अपनी आइडेंटिटी अपने डैड को नहीं बताता, यानी कि फेंग फैमिली को नहीं बताता। फेंग फैमिली के जो किंग होते हैं वो फेंगहान को एक काम देते हैं सर्वेंट के रूप में, और वो कहते हैं कि उनकी जो दूसरी बेटी है उनका सर्वेंट बनने के लिए, और कहते हैं कि अगर तुम इसको खुश कर पाओ तो तुम्हें जो करना होगा, जो ये चाहे वो तुम्हें करना पड़ेगा, क्योंकि एक सर्वेंट का काम होता है कि वो अपने मालिक की हर बात सुने, वरना अगर तुम इसको डिसअपॉइंट करोगे तो तुम्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ होने वाली है। हम देखते हैं कि हांग फेंग बहुत ज़्यादा तकलीफ से रहता है उन लोगों की। ज़रा सा भी गलती होने के बाद वो लड़की उसको बहुत ज़्यादा पीट देती थी चाबुक से, लेकिन इसके बावजूद भी हांग फेंग कभी कुछ नहीं बोलता, वो चुपचाप बस उनकी बातें सुनता रहता था। हांग फैमिली की ये लड़की दूसरी लड़की थी, जो कि बहुत ज़्यादा मतलब वाहियात किस्म की लड़की थी। इसको ज़रा से भी तकलीफ होने पर या फिर इसको मन उदास होने पर ये दूसरों को पीट देती थी। इसको ज़रा से भी फर्क नहीं पड़ता था कि सामने वाला कौन है और क्या करना चाहता है, या फिर उसकी गलती है भी या नहीं है, बस इसको अपना काम से ही मतलब होता था। अगर कोई कुछ भी गलती करे तो इसको मार देती थी, लेकिन फेंग हान ने कभी कुछ नहीं बोला इसके बारे में, और ना ही कभी उसके बारे में कभी बुरा सोचा है। लेकिन फेंग फैमिली के वारिस होने के बावजूद भी फेंग हान ने कभी अपना मुंह नहीं खोला। एक सर्वेंट का काम होता है सर्वेंट ही रहता है, कभी अपने आप को मालिक समझने की गलती मत करना, तुम सर्वेंट हो और सर्वेंट ही रहोगे। फेंग हान कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, इस चीज़ को मैं ज़रूर तोड़ूंगा एक दिन, और एक सर्वेंट भी राजा बन सकता है। फेंग हान जो कि बेहोश पड़ा था ये सब चीज़ें सोच रहा होता है, तभी उसके पास एक आदमी आता है जो कि ड्रैगन होता है। वो कह रहा होता है कि इस लड़की के अंदर तो बहुत ज़्यादा ताकत है, ये एक अच्छा इंसान और एक ताकतवर बन सकता है, लेकिन इससे पहले इसको जगाना तो पड़ेगा, वरना सोते रहेगा तो ये ताकतवर कैसे बनेगा। फिर वो ड्रैगन उसके सर को टच करता है, जिसके बाद फेंग हान के सर में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है और कहता है कि इसके अंदर तो एक लिमिटलेस पावर जाने वाली है, अगर ये सहन कर सकता है तो ये पावरफुल बन सकता है और ये कुछ भी कर सकता है, वरना इसकी ज़िंदगी यहीं पर एंड होने वाली है। और इसी के साथ हमारा इमोर्टलिटी का फर्स्ट एपिसोड एंड होता है। अगर आपका वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें सेकेंड पार्ट के लिए, एंड कमेंट भी कर देना अगर आपको पार्ट दूसरा चाहिए तो।